दोस्तों, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि आम कारी की दिलचस्पी अफसानचों में फिर से बढ़ गई है। अहबाब कसरत से लिख रहे हैं, मुख्तलिफ उन्वानात से लिख रहे हैं, खासी तादाद में लिख रहे हैं, नए लिखने वाले भी सामने आ रहे हैं, रसाइल में शाया भी हो रहे हैं, मजमूए भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम अफराद इन नुकात को जहन में रख कर लिख रहे हैं जो अफसानचों को उरूज बख्शता है, पसंदीदगी की सनद अता करता है, एक आम कारी को भी अपनी जानिब खींच लेता है। गोया मेयारी अफसानचों का हकीकी फुक़दान पैदा हो गया है। उसकी एक वजह यह है कि लोग उसे आसान समझ रहे हैं, जबकि अफसानची की तशरीह ये है कि का हर लफ्ज़ बामानी हो, हर लफ्ज़ अपनी अहमियत का एहसास दिलाए, जिसमें जाज़बियत और असर पजीरी मौजूद हो, तख्लीक़ी बसीरत की कमी न हो। इसीलिए कहा जाता है कि अफसानचा तख्लीक़ करना एक मुश्किल काम है। अफसाने कहानियों में इजहार के लिए बहुत गुंजाइश होती है, एक एक बात की तशरीह की जा सकती है, मगर उसी मंजरनामे को चंद जुमलों में पेश करना जुए शीर लाना है। अच्छा और म्यारी अफसानचा वही तख्लीक़ कर सकता है जो अच्छा अफसाना निगार हो, जिसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो। अफसानचे का पहला उसूल है कि अल्फाज कम से कम हों और बात मुकम्मिल हो, लेकिन इन दिनों ऐसे अफसानचा निगारों की बहुतात है जो क्या लिख रहे हैं ये खुद उनको भी पता नहीं। इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ अब तक ना तो कहानियों का कोई पैमाना बनाया गया और ना अफसानों का। जब अफसाने का कोई मीटर, कोई पैमाना नहीं, किसी भी मोतबर कलमकार ने, किसी नक़ाद ने पैमाइश के उसूल पर कुछ लिखा ही नहीं, टेक्निक का इल्म वज़ा नहीं किया, तो फिर अफसानचे की टेक्निक पर कैसे कुछ लिखा जाता। आज भी अफसानचा नवीस उलझन में है कि अफसानचे की टेक्निक क्या हो। सवाल यह है कि आखिर कौन तय करेगा इसके उसूल, इसकी टेक्निकी ज़रूरतें। असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन वो तख्लीक़, इशाअत और तारीफ़ों में उलझे हुए हैं। नक्काद तक अफसानचों की टेक्निक से बेबहरा हैं। ये सब कुछ नए सिरे से तय करना अब ज़रूरी हो गया है। कारी के फितरी तकाज़ों को मलहूज़ रख कर अदब तख्लीक़ करना होगा, उसकी पसंद और नापसंद को जहन में रखना होगा। सबसे पहला उसूल जो एक उलझा हुआ सवाल है वो ये कि अफसानचे साइज़ में कितने बड़े हों, क्योंकि लोग एक डेढ़ सफ़े की मिनी कहानी या मुख्तसर अफसाने को भी अफसानचा समझ लेते हैं। इसका एक सादा सा हल ये है कि मुअतबर अफसानचा निगारों और दानिश्वरों से उनकी आरा तलब की जाए कि कितने जुमलों तक अफसानचे की जसामत हो, लेकिन ख्याल रहे कि अंग्रेज़ी पैमाना यानी 100 अल्फाज या 50 अल्फाज की कहानी न हो और ना फिक्शन का अक्स हो, क्योंकि मखसूस अल्फाज की क़ैद ख़याल पर रोक लगा देती है। 200 या 300 जितने जुमले तय हो जाएं उसको पैमाना तस्लीम कर लिया जाए। जुमलों की तादाद तय हो जाए तो तमाम अफसानचा निगारों से अपील की जाए कि वो इस हद से तजावुज़ ना करें। भले ही अल्फाज कम हों, लेकिन इस
हद से ज़्यादा ना हों। इतने ही अल्फाज के अंदर अफसानचा मुकम्मल कर लिया जाए। अफसानचे की सनफ के लिए ये एक बहुत बड़ा काम होगा। फ़िलहाल इस बहस को छोड़कर किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और बताना ज़्यादा है। इसलिए हम अफसानचे की जानिब चलते हैं। ये अफसानचे जनाब अरशद अली अरशद के फ़िक्र के समर हैं। अरशद अली अरशद का तारुफ कराता चलूँ। असल नाम अरशद मोहम्मद अशरफ और कलमी नाम अरशद अली अरशद। 1 जनवरी 1976 को ज़िला अटक की तहसील हजरू इलाका छछ के मारूफ गांव नरतोपा में पैदा हुए। लिखने की इब्तिदा बचपन से हुई और 12 साल की उम्र में पहली कहानी बच्चों के रिसाले माहनामा नौनिहाल में छपी, जिस पर हकीम मोहम्मद सईद मरहूम ने ख़त के हमरा तोहफ़ा भेजा तो हौसला सवा हुआ और एक तवील अरसे तक बच्चों के मुख्तलिफ रिसालों में लिखने के साथ साथ चंद हफ्तरोज़ा में मज़ामीन भी लिखे। बड़ी कहानियों की तादाद 350 से ऊपर है, जो कौमी और बैनुल अक़वामी रसाइल और जराइद की ज़ीनत बनी। अफसाना, अफसानचा और मिनी कहानी लिखने में भी ख़ास महारत रखते हैं। फ़लश फिक्शन भी उन्होंने खूब लिखे। उनके कई अफसानचे, अफसाना, अफसानचा और मिनी कहानी लिखने में ख़ास महारत रखते हैं। उनके कई अफसानचे मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन से नशर हुए, जिन्हें मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में सुना गया। उनकी ज़ेर निगरानी एक इशाती अदारा भी चल रहा है, सदाए अदब पब्लिशिंग। ये कुल्ली तौर पर खिदमत अदब के लिए कायम किया गया है। अरशद अली अरशद की किताबों की फहरिस्त काफ़ी तवील है। चंद एक के नाम ये हैं: इश्क समुंदर है, दीद बान, मखनी, चांद की दहलीज पर। ये सब उनके नॉवेल हैं। एक कहानी का मजमूआ भी आ चुका है, जिसका उन्वान है फसूं कदा। तस्तीर राशिद, राशिद अली ज़ई की फ़नो शख्सियत पर, और सदाए शोराए छछ, ये 2 किताबें ज़ेर तसनीफ़ है और मुंतखब शायरी पर है, जो अनकरीब शाया हो रही है। इस फहरिस्त से समझ सकते हैं कि अरशद अली अरशद ज़ूद गो हैं, खूब लिखते हैं। उनकी कहानी ज़ालिम व मज़लूम भी अपने अंदर एक वुसअत रखती है, आज के ज़ालिम माशरे की अक्कास है। तो आइए चलते हैं ज़ालिम व मज़लूम की तरफ। ज़ालिम व मज़लूम। उसने अपने मुंह पे तमाचे मारे, गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़े, तशरीफ़ पर 20 जूते खाए, कुत्ते की तरह लेट कर पाँव के तलवे चाटे और मिन्नतें करते हुए बोला, मलिक साहब, मुझे मेरी ज़मीन का टुकड़ा वापस कर दें। यही टुकड़ा मेरी और बीवी बच्चों की रोज़ी रोटी है। मलिक ने मूँछों को ताव देकर कहा, कर दूंगा वापस, मगर बदले में मुझे कुछ चाहिए। हुक्म करे मलिक साहब। मलिक ने हुक्म दिया तो उसकी ज़बान पर कुफ्ल चढ़ गया। वो खामोशी से उठा और घर की राह ली। अगली सुबह जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो पूरा गांव उस पर थू-थू कर रहा था कि जालिम बाप ने रात अपनी ही बेटी को कत्ल कर डाला। अरशद अली अरशद ने
अफसानचों के साथ माइक्रो फिक्शन भी खूब लिखे। उनके 2 माइक्रो फिक्शन भी सुन लें। पहले फिक्शन का उन्वान है झूला। मुझे यकीन है किसी घर के मुसल्ले पर कोई कौसर अशकों के बीच सिजदा रेज होगी, कोई गीता भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी होगी, कोई ट्रेसा सीने पर सलीब बना रही होगी और एक दरवेश चांद सितारों की महफिल में मुस्कुरा कर कह रहा होगा, मैं तुम्हारे फतवों की पहुंच से बहुत दूर हूँ। महानूर ने लेक्चर ख़त्म किया, डाइस से उतरी और क्लास रूम से बाहर निकल गई। घर आई, उसने झूले को सख्ती से पकड़ा और फिर छोड़ दिया। झूला हौले हौले झूलने लगा। अब वो खाली नहीं था। सफ़ेद रंगत और बोस्की जैसी नर्म व मुलायम नौमौलूद बच्ची उसे देख रही थी। उसने लरसते हाथों से उसे उठाने की नाकाम कोशिश की, मगर झूला फिर से खाली था। उसने सर को झटका और उठकर अंदर चली गई। सूरज डूब रहा था। कुछ देर बाद घुप अंधेरा होगा, गहरा, बहुत गहरा और गहरा। किसी घर की चौखट पर लर्ज़ा तारी होगा। कोई दबे कदमों निकलेगा, घबराया हुआ, खौफज़दा आँखों से इधर उधर देखता हुआ कचरे के ढेर पर पहुँचेगा और इस ढेर में एक गठरी का इजाफा करता हुआ मुंह छुपाकर अंधेरे में गुम हो जाएगा। सुबह टाउन कमेटी की गाड़ी आएगी और कचरा उठा ले जाएगी। वो लरज़ उठी। क्या अब कोई महानूर डाइस पर खड़े होकर लेक्चर नहीं दे सकेगी? सोच की तेज़ लहर वजूद के आर पार हो गई। उसने खिड़की के किवाड़ बंद किए और दौड़ पड़ी। लॉन से झूला उठाया और घर के बाहर रख दिया। अब एक और फिक्शन सुने। उन्वान है आज़ादी। वो सरपट भाग रही थी, उखड़ी हुई सांस, लरसता वजूद और खुश्क गला। पत्थरों पर फिसलने, खारदार झाड़ियों से उलझने और जा बजा गिरने के अमल ने कपड़े कई जगह से फाड़ दिए थे। वो अपनी हयात के लिए भाग रही थी। अपने प्यारों के पेट किरपानों से चाक होते हुए देखकर हयात एक बेमानी चीज़ का रूप धार चुकी थी। उसकी दौड़ बगल में दबे नन्हे वजूद की सलामती के लिए थी, मगर कुछ देर बाद वो हाँपती काँपती ज़मीन बोस हो गई, ठोकर लगी और गिर गई। ताक़ुब करने वाले सर पर पहुंच आए। एक पगड़ी वाले ने बच्चा छीना और उसे गर्दन से दबोचकर करीबी दरख्त के साथ लगा दिया। दूसरे ने बच्चे के सीने पर खंजर की नोक रखी और उसे देखकर मकरू हंसी हंसा। वो लरज़ उठी, भागकर बच्चा छीनना चाहा, मगर वो शख्स पत्थर उठाकर खंजर के दस्ते पर ज़रब लगा चुका था। जैसे दीवार में कील कारी ज़रब से घुस जाती है, ऐसे ही खंजर दस्ते तक बच्चे के सीने में उतर गया। वो ये मंज़र देखकर बेहोश हो गई। होश आया तो ख़ुद को बलावाइयों के नरगे में देखा। उसे लगा जैसे बहुत सी चमगादड़ें चारों ओर नाच रही हैं। उसने बढ़कर एक की कलाई पकड़ी और उसमें दांत पेवस्त कर दिए। लहज़ा भर में मुंह खून से भर गया। उसने खून की पिचकारी पगड़ी वाले के मुंह पर मारी। तभी एक किरपान उसके सीने में तराजू हो गया। अगले लम्हे वो लहराई और ज़मीन पर गिरकर साकित हो गई। अब आखिर में एक मेरा तहरीर करदा अफसानचा भी सुन लें। उन्वान है नस्ल का सवाल है। खबर हैरत अंगेज़ थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पूरे मुल्क में सिर्फ 11 विलादत का
ریکارڈ تھا اور شادی کا 9,000 اندراج تھا۔ ایسا کیوں ہے یہ جاننے کے لیے میں کیمرہ لے کر نکل پڑا۔ بازار میں چند عورتیں کھڑی نظر آئیں۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے خبر پڑھی کہ اس سال صرف 11 ولادت کا اندراج ہوا ہے؟ جی ہاں، میری شادی کو 5 سال ہو چکی ہیں۔ میں نے شوہر سے کہہ دیا ہے کہ ابھی اولاد نہیں چاہیے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر بولی، صرف میں نے ہی نہیں، یہ ثنا ہے، اس نے، یہ عارفہ ہے، اس نے، اور بھی میری بہت سی سہیلیوں نے عہد کر لیا ہے کہ وہ اولاد پیدا نہیں کریں گی۔ ہم ٹارگٹ کلر کے لیے ماں نہیں بننا چاہتے، یہ نسل کا سوال ہے۔